नमस्कार दोस्तों। आज 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 67वीं बीबीएसई प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है और ज्योग्राफी वाले इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि ज्योग्राफी का वेटेज जो है था 15-18 के आसपास हुआ करता था, अभी 20+ चला गया इस बार। इसलिए ज्योग्राफी वाले इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं। और इस बार के बीपीएससी के कट ऑफ में ज्योग्राफी और इकोनॉमी ही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। जिन्होंने ज्योग्राफी और इकोनॉमी में मैक्सिमम स्कोर किया होगा वो सफलता के दरवाजे के पास होंगे। अगर इन्होंने जहां पे इसमें गलती कम की होगी वो शायद उनके थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रारंभिक परीक्षा के पास होने के लिए। क्योंकि हिस्ट्री का सामान्य क्वेश्चन है, साइंस भी उसी प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है ज्योग्राफी और इकोनॉमी में। इस प्रश्न को जिन्होंने अच्छे तरीके से डील किया होगा वो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो जो प्रश्न है, आइए देर न करते हुए, क्योंकि आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आंसर मुझे प्राप्त हो और शायद आप लोगों ने अन्य जगह से स्रोतों से इसका आंसर निकाला भी होगा, लेकिन हमने अभी ट्राई किया है। आप इसको भी देख लें क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न आपकी ज्योग्राफी से 22 से 23 क्वेश्चन के आसपास हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ये कौन सा सेट था? बी, पहला पेज था। थोड़ा सा सेट देख लीजिएगा जो है। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? मेन कंपोनेंट जो है कौन कौन से? चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, राख। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से सभी के उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सारे के सारे जो है इसके कंपोनेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 44। 44 के बाद हम आते हैं 44 के बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 44 के बाद वो हमारा क्वेश्चन है 47। 47 जो है 47 एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने बॉक्साइट है, कैलामाइन है, कैल्साइट है और गैलेना है। ई तो पता ही है, ऑप्शन के अनुसार ई में क्या है रहता है आपको पता ही है। तो बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट। तो एक देखिए प्रश्न सॉल्व करने का जो सबसे मैं समझ सकता हूं कि सबकी मेमोरी कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी बहुत शार्प होता है और एनालिटिकल भी प्रोसेस भी उनका बहुत बढ़िया होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी तो बहुत शार्प होता है लेकिन एनालिटिकल पावर उनका वीक होता है। और कुछ होते हैं कि जो मेमोरी जो याद करने का फैक्ट याद तो नहीं कर पाते लेकिन एनालिटिकल पोर्शन उनका बहुत ही शानदार होता है। और तीनों तरह के बच्चे सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं और इलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करें। इलिमिनेशन प्रोसेस का होता है कि हम एक एक चीज को हम हटाते जाए कि अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये में से कोई और होगा, तो इसके आधार पर आंसर करते हैं। मान लीजिए हम नहीं जानते हैं, हालांकि हम ट्राई यहां भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि कैलामाइन, अगर आप लोशन लगाते होते हैं, ब्यूटी लोशन लगाते हैं, कॉस्मेटिक लोशन लगाते हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कैलामाइन। तो कैलामाइन जो होता है कि कॉस्मेटिक लोशन है, ये कॉस्मेटिक लोशन होता है। कैल्साइट है, कैल्साइट जो है कैल्शियम का एक रूप है, जैसे हम लोग बोलते हैं कैल्साइट। और गैलेना लेड का जो है एक फॉर्म है, लेड का एक फॉर्म है, वो क्या होता है हमारा गैलेना। तो इसमें से आंसर जो हमारा है, अब इसमें देखने से क्या लग रहा है बॉक्साइट से भी आंसर समान है, इसका क्वेश्चन समान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बॉक्साइट। अब हम आते हैं 47 के बाद 42। इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं 42 तक खैर ये साइंस से संबंधित है। 42 के बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोग कहें कि करंट से संबंधित क्वेश्चन है, पॉलिटी वाले पॉलिटी से कर सकते हैं, करंट वाले करंट से कर सकते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है।
क्योंकि ठीक है, इसका संबंध ज्योग्राफी से भी है, अपने अपने तरफ से लोग इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी से भी है। तो कह रहा है कि झारखंड बनने के लिए झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000। 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो हमारा है 64, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई जो है ये है 9.02 किलोमीटर। ये आंसर इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो है ज्योग्राफी से वो है 83। आइए देखते हैं 83 को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, सेक्स रेशियो की बात कर रहा है ये। तो सेक्स रेशियो की जब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला है जहां की सेक्स रेशियो पुरुषों से सेक्स रेशियो ज्यादा है, ठीक है। और ये है 1021, 1000 पुरुष पर 1021 महिलाओं का उपलब्धता है। ये हमारा है गोपालगंज। हालांकि यही अगर आंसर में 2001 हो जाता तो इसका आंसर सिवान भी हो सकता था, क्योंकि सिवान में उस वक्त ज्यादा था, लेकिन 2001 के सिवान में ज्यादा था, लेकिन 2011 में घट गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 83 का। 83 के बाद हमारा क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, 107। क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा बक्सर। होगा नहीं, क्योंकि बक्सर में जो है वो गंगा ही प्रवेश करती है, वहां पर कर्मसा वगैरह सारी नदियां मिलती हैं। भोजपुर भी नहीं है, ठीक है। नालंदा तो काफी दूर हो जाएगा। भोजपुर की संभावना हो सकती थी, क्योंकि पटना के जस्ट पश्चिम साइड में कौन है? भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो भी आंसर नहीं होगा। उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और भोजपुर से सोन प्रवाहित भी होती है, आरा प्रवाहित होते हुए आती है। लेकिन गंगा में मिलने का जो काम होता है, वो गंगा का मिलने का काम जो है सोन नदी कहाँ करती है? पटना में मन्नेर के पास जो है गंगा से आकर सोन नदी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 107 के बाद क्वेश्चन नंबर 106 भी ज्योग्राफी से ही है। 106, बिहार के किस जिले में अवरख का भंडार है? बिहार के किस जिले में अवरख का भंडार है? तो पटना में भी नहीं है, रोहतास में भी नहीं है, सारण में भी नहीं है, सारा का सारा मैदानी इलाका है। अगर गया के अलावा झारखंड के कोई अगर अन्य जिलों को अगर इसमें शामिल कर देते तो शायद होते, जमुई बांका की अगर बात होती तो हो सकता था, मुंगेर के बारे में होती तो हो सकता था कि एक से अधिक आंसर, लेकिन उनमें से कोई भी जिला इसमें शामिल ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। 106 का आंसर हो जाएगा सी। 106 के बाद बात करते हैं 108। 108 जो है दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? किससे इनका ओरिजिन होता है? इनका ओरिजिन क्या है? तो दक्कन पठार है, सेंट्रल हाईलैंड है, छोटनागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है। तो इसमें से अगर हम इसको समझने का कोशिश करें
इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो दिल्ली से शुरू होते हुए ऐसे आ जाता है और ये इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा राजमहल है और ये इस प्रकार से ऐसे है। ठीक है, अब ये कह रहा है सेंट्रल हाईलैंड हमारा ये सतपुड़ा और विंध्याचल का जो क्षेत्र है वो सब इलाका हो जाता है। छोटनागपुर का पठार हमारा ये है, यहाँ पर है। मेघालय का पठार हम जानते हैं कि ये भाग अगर चले जाए तो नॉर्थ ईस्ट में तो हमारा मेघालय का पठार है, और इसके बाद दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार हमारा ये वाला हो जाता है। तो दक्कन के पठार, और हम जानते हैं कि ये जो नदियां हैं दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा, ये झारखंड से होकर के प्रवाहित होती हैं, और झारखंड का लोकेशन वही है जो कि छोटनागपुर पठार का है, मतलब छोटनागपुर पठार पर झारखंड अवस्थित है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये सारा का सारा, यहाँ से नदी है नहीं, यहाँ से भी नदी नहीं प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा छोटनागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, छोटनागपुर का पठार। ठीक है, इसके बाद जो है आते हैं 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? अब ये रामसर स्थल के बारे में पूछा है, इसको हम ज्योग्राफी जोड़ेंगे, करंट वाले करंट से जोड़ेंगे। ठीक है, आप ये अपने अपने क्राइटेरिया में ढालने की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से ही है, तो आप ज्योग्राफी के साथ न्याय कीजिए, इसको ज्योग्राफी के साथ काउंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका जो स्थल है ये है कांवर, बेगूसराय। ठीक है, ये बेगूसराय में है। तो कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, चूंकि राजगीर हिल है, रामसर साइट हो ही नहीं सकता। रामसर पता है कि ईरान में है। ठीक है, 1971 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था, जो वेटलैंड एरिया है, मार्सी लैंड है, उसको सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं और रिच भी होते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा कांवर झील। ठीक है, इसके बाद आगे जो है बात करते हैं 9 के बाद हम आते हैं ब्रह्महोनी हिल। हाँ, ये एक क्वेश्चन जो पूछा हमारा जो है ये कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। इसका आंसर कौन सा है? ए। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप प्रश्न पूछे, मैंने पिछले क्लास में आप लोग बताया था कि जब भी बिहार के क्वेश्चन देखे, बिहार के लिए एक अलग से मानचित्र रख ले, उसमें सारा चीज को दिखाया हुआ रहता है और ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब जो है बात करते हैं बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के सब कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अगर बिहार को बात हम करें तो बिहार को वैसे तो मुख्यतः कहीं पे इसको 3 भागों में बांटा गया, कहीं कहीं 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी। लेकिन बहुत सारी जगह पे बिहार को बांटा गया है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी जलवायु प्रदेश। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चूंकि ऑप्शन में दिया है दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भी है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जब ये चारों ऑप्शन है तो चारों क्लासिफिकेशन को ही ध्यान रखना था कि चारों क्लासिफिकेशन है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आधार पर किया था, कहीं 3 भी है, कहीं 4 भी है। तो ये जो है इसका आंसर जो है, अगर हम बात करें कुल जिलों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पर जो है आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी में बहुत सारे जिले आ जाते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, मोतिहारी, ये सब ये सारे जो दरभंगा और के उत्तर और पश्चिम के सारे जिले जो है वो सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इशारा जो है पीटी क्लास में कराया हुआ है, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा है अपने आप में अगला क्वेश्चन है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, जो कि नहीं है। हमने बताया कि क्वेश्चन हल करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इलिमिनेशन प्रोसेस, क्योंकि अब जब नहीं करने की स्थिति में होते तो इलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाया जाना चाहिए, अप्लाई कीजिए उसमें। चट्टानों की डेटिंग ये नहीं है। पृथ्वी के आयाम की माप ये हो सकता है, इसमें थोड़ा रुक जाते हैं। पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप ये भी नहीं है। ठीक है, क्रस्ट में किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग ये भी नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी में से
तो चूंकि इसलिए ये सब नहीं है कि हम डेटिंग के बारे में जानते हैं कि स्थल की डेटिंग जो जैसी नहीं कहता, कार्बन डेटिंग वगैरह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ये ऊंचाई के माप ऑब्जर्वेशन के बारे में। इसके लिए एक अलग से डायग्राम होता है जिसमें कि हिप्सोमेट्री कर्व या हिप्सोग्राफी कर्व के बारे में एक अलग से अध्ययन किया था उसका। इसके बाद क्रस्ट जो रखिए कि परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से नहीं, तो इसका सबसे जो है ये है पृथ्वी के माप। जियोडेसी में बात करते क्या है कि स्थल के साथ साथ क्रस्ट के साथ साथ उसके सरफेस के बारे में बात करते हैं। मतलब कि वायुमंडल के निचले परत में भी जियोडेसी का अध्ययन किया जाता है और नीचे के भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आयाम की माप। जो डायमेंशन की बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, हम जब अर्थ सिस्टम की बात करते हैं तो अर्थ सिस्टम में हमारा वायुमंडल का भी भाग आ जाता है। वायुमंडल का लोअर पार्ट जो है वो भी उसका भाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जियोडेसी। जियोडेसी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैं समझ सकता हूं, ऑप्शनल के जीएस के ख्याल से थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं इसीलिए बोलता हूं कि जब भी आप प्रश्न पत्र को बनाएं, किसी भी सेट को बनाने की कोशिश ना करें। जो आए हुए प्रश्न पत्र में उन्हीं को बनाएं, उन्हीं को सॉल्व करें। क्योंकि कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि अकॉर्डिंगली जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसके अनुसार क्वेश्चन को सेट कर सके। जिसको जानकारी होती है वो बैठ करके सेट नहीं करेगा क्वेश्चन को, ठीक है, वो पढ़ाने काम करेगा। आप ऑप्शन पर अगर देखिएगा तो कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि जो बातें हम नहीं सुने होते प्राय किसी एग्जाम के बारे में, जो सुनी होती है, जिसे पढ़े हुए हैं, वह प्राय आंसर होता है। इसमें से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इसमें से आप जो भी ऑप्शन आपके सुना हो, कभी नहीं सुना होगा, सिर्फ इसको छोड़ करके, वेगनर को छोड़ करके। अभी कभी जो जे विल्सन का नाम सुने होंगे, डू टाइट का भी नाम नहीं सुने होंगे, एहेज का भी नाम कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, इसलिए आप वेगनर के बारे में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेगनर। वेगनर नहीं महाद्वीपीय बहाव के बारे में बात किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो है वेगनर ने ही बात की थी। हालांकि इससे पहले टेलर ने भी इस बारे में बात किया था। अब विल्सन के बारे में है, डू टाइट के बारे में है, ठीक है, हैरी हेस के बारे में है। एच हेस, हैरी हेस, इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत दिया था। अब चूंकि ए हेस आप पढ़े होंगे, हैरी हेस, एच हेस आपको पढ़ने को नहीं मिला, आप क्या मिलता? हैरी हेस, हैरी हेस, शायद आपको यहाँ पे भी लग सकता है ऐसा। तो जो हम चीजों सामान्य अध्ययन में जो बार बार हमारे हम जो रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, वही उस ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी ऑप्शन पे थोड़ा सा कम। इस आंसर में आप फंडा अपनाते हैं तो आप ऐसे भी अगर नहीं पढ़े तभी कर सकते, क्योंकि वेगनर के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन का अध्ययन करता है। अब अगला है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग इंडिया का ऐसे मैप बनाए, अगर ऐसे जाए, ये हमारा यहाँ पे बात करते हैं तो मलया प्रायद्वीप हो गया, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारा सुमात्रा ऐसे हो जाता है, और यहाँ पे ये जावा हो जाता है। सुमात्रा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, यहाँ से इक्वेटर ऐसे गुजरता है। अब ध्यान रखेंगे कि ये सुमात्रा, ये जावा है, और यहीं पे नीचे में जो है, जावा के नीचे में ही यहीं पर हमारा सुंडा क्या है? सुंडा ट्रेंच है। सुंडा ट्रेंच को हम जावा ट्रेंच भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जावा के साउथ में ये है। ये पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा ट्रेंच है, सॉरी, इंडियन ओशन का सबसे गहरा ट्रेंच है ये। ठीक है, तो पैसिफिक ये कहां पर है? ये हमारा हो जाता है सुमात्रा, और ये हमारा होता है जावा। तो जावा के नीचे में हमारा सुंडा ट्रेंच है। तो किस द्वीप के समानांतर में? देखिए लोकेशन से लग रहा हो कि समानांतर है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, जावा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जावा। ए आंसर इसका हो जाएगा जावा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसी प्रकार से कोरियालिस फोर्स भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब ये कोरियालिस फोर्स जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये किससे संबंधित होता है? ये एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बहुत सारे घटनाक्रमों को इसे निर्धारित किया जाता है। तो कोरियालिस फोर्स जो है पृथ्वी के रोटेशन से संबंधित है। कैसे संबंधित है? क्योंकि पृथ्वी जो होती है, ये जो पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी में
अरे यार, पृथ्वी होती है, पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। एक वो गति होती है जो अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं रोटेशन। जिसे हिंदी में हम लोग बोल देते हैं घूर्णन, इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। और एक ये होता है, ये धुरी पे घूमती है। और एक जो क्या होता है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगर सन है तो सन के चारों तरफ ऐसे ये चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण। अब या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ये सन हमारा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? सौरमंडल के कारण ऑप्शन है, पृथ्वी के घूर्णन कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण, कोलोराडो और खाड़ी धारा। मतलब कोई ऑप्शन में कोई तालमेल ही नहीं है। इस प्रकार के ये इजी ऑप्शन है इसमें कि कोरियालिस वर्ग का कोई भी चीज से पढ़ता ही होगा, तो आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा नहीं करना है। तो पृथ्वी के घूर्णन का है, ठीक है। क्योंकि जो चारों के चारों ऑप्शन है अपने आप में बिल्कुल दूर दूर तक है, कभी एकदम बिल्कुल करीबी संबंध नहीं है, तो इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ है। अब जो है बात करते हैं शोला। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किस देश के साथ भूमि सीमा नहीं है? आइए इसको समझते हैं। इसको गूगल पर निकाल सकते हैं क्या? कोई बात छोड़ी, मैं बना लेता हूं। टाइप करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। स्पेस तो लगी है ना। मुझे थोड़ा सा लिखा, लेकिन मुझे लगा कि आपको मैप पर दिखा दूं। मैं ये डेड सी, ठीक है, मैं चाहता तो मैं इसको बना भी सकता था, लेकिन मुझे विभिन्न तरह के शेडिंग यूज करना पड़ता। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डेड सी का निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा नहीं है? ऑप्शन में जॉर्डन है, इजराइल है, फिलिस्तीन, जो भी हम देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे चलेंगे। आइए पहले देख लेते हैं। ये दिख नहीं रहा आपको, लेकिन मैं बता दूं, हाँ आप दिखाई देगा आपको। देखिए ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये हमारा डेड सी है, ये डेड सी है, ठीक है। डेड सी के बगल में हम यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इजराइल है, ये इजराइल है, ये फिलिस्तीन है। और ओपन हो रहा है क्लियर, हाँ अच्छा यहाँ पे, हाँ देखिए ये हम देखिए यहाँ पे क्या इजराइल है, इसको देख लीजिए। प्रश्न यहाँ से बार बार पूछता, मैं बोलता भी था हमेशा कि पश्चिम एशिया को, मध्य एशिया को ठीक से देख के जाना चाहिए। ठीक है, मध्य एशिया नहीं पूछा, पश्चिम एशिया पूछा है। मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी जाइए आप पश्चिम एशिया को, मध्य एशिया को देख करके जाइए, और प्रश्न जो मैंने बताया था उसी प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जॉर्डन है, इजराइल है, ये फिलिस्तीन है, ठीक है। और प्रश्न में था कि निम्नलिखित में किस देश के साथ सीमा नहीं बनाती है, तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। किसके साथ साथ 3 देश हैं यहाँ पे, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। बैक कैसे जाएंगे? ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में मृत सागर के भूमि सीमा नहीं है। हमने देखा अभी, हमने जस्ट देखा अभी कि इजराइल के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है और जॉर्डन के साथ भी है। तीनों के साथ ही सीमा बनाती है डेड सी। किसके साथ नहीं बनता है? तो लेबनान के साथ। तो इस प्रकार किसके आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार के प्रश्न को आप चाहते हैं कि रट करके बनाना, जो बार बार बोलता हूं कि मैथ स्पीक देमसेल्फ। कई उदाहरण थे, अचानक मुझे आ गया, बार बार बोलता हूं, बिना मैथ का आप इस तरह के प्रश्न को नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आइए,
अब ये सुंडा वाला ही नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ पढ़ते रहते कि सुंडा ट्रेंच कहाँ पे कैसे बस रटा मार लेते हैं, लेकिन आप एटलस में देखिएगा तो एकदम दिखाए हुए कि समानांतर ही होता है वो। अब आइए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारत के तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट जो कि भारतीय तट रेखा पर पाई जाती है, तो ये जो इसका आंसर जो होता है वो हो जाएगा, टंगस्टन का भी नहीं है, टाइटेनियम का होता है। इल्मेनाइट जो अयस्क होता है वो किसका होता है? टाइटेनियम का। ठीक है, टिन का भी नहीं होता है, टंगस्टन का भी नहीं होता है, गैलियम का भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालयी नदी को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3, ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक से अधिक। तुलना करते हैं। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, सही बात है। और उसके बाद देखते आगे क्या दिया है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, ये भी सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सही हो गया। हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी से अधिक खड़ा है, बात सही है। हिमालय क्या है? हमारी युवावस्था में है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? प्रौढ़ावस्था के द्योतक है। ठीक है, हिमालयी नदियां युवावस्था में है और जो प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा क्या है? प्रौढ़ावस्था का द्योतक है। ठीक है, उत्तर प्रौढ़ावस्था का द्योतक है, प्रौढ़ावस्था द्योतक है। तो प्रौढ़ावस्था में ढाल क्या होता है? वो कम होता है, युवावस्था में ढाल अधिक होता है। तो बात ये भी सही है, दोनों सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब तीसरा में देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है। कौन सी नदी अधिक क्षरण करती है? प्रायद्वीपीय नदी अधिक क्षरण करती है। ठीक है, तो यहां पे इस ऑप्शन में थोड़ा सा हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। क्या अलर्ट हो जाएंगे? प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्तों का अधिक क्षरण का कारण बनती है। ठीक है, देखिए, जो युवावस्था में है हिमालय, उसकी चट्टानें जो होती है उसमें मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। वहां पे आपको परतदार चट्टानें भी मिलती हैं, कयांतरित चट्टानें भी मिलती हैं और कहीं कहीं पे आग्नेय चट्टानें भी मिलती हैं, मिश्रित रूप में है। ठीक है, जब हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करते हैं तो वहां पर या तो रूपांतरित है या आग्नेय है, या तो रूपांतरित है या आग्नेय है। रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। तो स्वाभाविक है कि मृदा कठोर स्वाभाविक है कि नदी जो है इन कठोर चट्टानों का अपर्दन जो है परतदार चट्टानों की तुलना में कम करेगी। और अभी मैंने बोला कि हिमालय युवावस्था में वहां पे परतदार भी है, आग्नेय भी है और रूपांतरित भी है, लेकिन आग्नेय का प्रतिशत कम है, परतदार का ज्यादा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये जो ऑप्शन हमारा है ये सही नहीं है, गलत है। तो जब हमने एक को गलत कर दिया, 3 को गलत कर दिया, तब हम कैसे सोचेंगे कि 3 तो हमारा कंफर्म है गलत है। अब देखेंगे कि इसमें 3 लगा हुआ है, वो सब 3 को हटा चले जाएंगे। इसमें 3 है, इसमें बाकी हम सोचेंगे ही नहीं, जो 3 है उसको सीधे हटा देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब बच गया कौन? देखिए, ये प्रश्न, ये ट्रिक यूपीएससी में भी इसी प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो ये 3 हो गए तो बच गया कौन सा? 1 और 2। हमने सिर्फ 1 को बताया कि ये नहीं है, हालांकि हमने बता दिया, लगा दिया था कि ये है, लेकिन हम अगर ये भी कंफर्म अगर होते तो हम आंसर निकाल लेते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कभी भी जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो करना और ज्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है? अगर एक के बारे में जाते हैं तो एलिमिनेशन प्रोसेस अपना करके आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन से डरने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खुश होने की जरूरत होती है कि हम एक ऑप्शन अगर हम जानते हैं तो सही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब जो होता है क्वेश्चन नंबर 18, 118, 19 की बात करते हैं।
प्रश्न है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ये भी थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा है, सोचने की जरूरत है इसमें। ठीक है, ऑप्शनल वाले को ठीक है, लेकिन जीएस में प्रायः ये हम लोग बात नहीं करते हैं। तो क्योंकि इसमें कास्ट तो नहीं होगा, हम जानते हैं कास्ट मतलब चुना होता है, ये तो जानते हैं जीएस पढ़ते पढ़ते। जियो सिंक्लाइन के बारे में बात करते हैं। अब जियो सिंक्लाइन थोड़ा सा रुकेंगे हम। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, इससे थोड़ा सा रुकेंगे हम। इसके बाद है पेनीप्लेन, इसके बाद है पेडीप्लेन। पेडीप्लेन तो जो बनता है वो हमारा बनता है मरुस्थलीय प्रदेश में। कहाँ बनता है? मरुस्थलीय प्रदेश में। ये टोपोग्राफी बनती है डेजर्ट में। ठीक है, कास्ट कहाँ? लाइम स्टोन वाले इलाके में। अब हमारे पास है जियो सिंक्लाइन और पेनीप्लेन। ठीक है, अब इसमें मेरे विचार से अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो इसमें 50-50 का मामला है। इसमें जो है 50-50 का मामला है। इसका आंसर बीपीएससी मेरे अनुसार कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्यों दे सकता है? क्यों दे सकता है ये? उसकी इस प्रश्न का उत्तर जो है बीपीएससी के हाथ में है। क्यों? कि गंगा मैदान जो है वो सही बात है कि जियो सिंक्लाइन में बना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा मैदान जो था, क्योंकि इधर से यूरेशिया प्लेट, इधर से यूरेशियन प्लेट आया था नॉर्थ से, इधर से इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आया, दोनों आया, तो यहाँ पे जियो सिंक्लाइन का निर्माण हुआ। और जियो सिंक्लाइन में इधर से नदियां आकर के मलबा गिराई, इधर से आकर मलबा गिराई, और धीरे धीरे वहां पे यही मलबा निरंतर जो है इसके दोनों तरफ से चट्टानों के आके दबने से उसमें क्या हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ, और उसी के दौरान जो अवसाद है उससे गंगा मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अब मैंने बताया कि 50-50 का मामला हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन हमने अभी जो तर्क दिया है, अगर मेरे विचार से अगर पूछा जाए तो इसका जियो सिंक्लाइन आंसर नहीं होगा, क्योंकि जियो सिंक्लाइन से आंसर क्या होता है? महान हिमालय की उत्पत्ति होती है। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं कि हो सकता है कि बीपीएससी इस आंसर पर भी जाए और तर्क भी इस प्रकार का दे दे। ठीक है ना, जब वैंकूवर से आध्यात्मिक रूप से पटना में हो सकते हैं तो इस प्रकार का गलती वो जो है ये कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो ये किए हैं बहुत ज्यादा उससे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, इस बात को मान सकते। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर सही में हम जो सबसे सत्य का आंसर कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा पेनीप्लेन। पेनीप्लेन क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या होगा? पेनीप्लेन। ठीक है, और पेनीप्लेन शब्द दिया था एक भूगोलवेत्ता था डेविस। इससे प्रश्न बीपीएससी में पहले भी पीटी में आ चुका है। शायद डेविस के सिद्धांत को क्या कहते हैं या प्रदर्शक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, इस प्रकार से दोनों में से किसी एक फॉर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर अगर मेरे विचार से पूछा जाए तो आइडियल आंसर इसका हो जाएगा पेनीप्लेन। लेकिन बीपीएससी इस मामले में आपके साथ थोड़ा सा चालाकी कर सकता है, लेकिन इसका मेरे अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 120 के बारे में। कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? कौन सी एक शब्द दिया है? ठीक है, चिल्का जो है हमारा खारे पानी की है, सांभर भी खारे पानी की है, वुलर जो हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और लोकतक जो है मणिपुर में है, इसी में तैरता है। ठीक है, अब इसी को तैरता झील बोलते हैं। तो ये दोनों जो है वुलर और लोकतक, ये दोनों जो है क्या है? मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर ए, सी और डी दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, अब प्रश्न है हमारा नेक्स्ट जो है 21। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो होता है वो होता है शनि का, ये सबसे लोवेस्ट होता है, और हाईएस्ट होता है पृथ्वी का। ये ध्यान रखेंगे, लोवेस्ट क्या होता है? शनि का होता है। शनि का जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 0.7 ही होता है, 0.7 आसपास, और पृथ्वी का तो 5.5 है, और इसका 0.7 है, 0.7 समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 122 पर। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले भी थोड़ा सा चक्कर खाए होंगे, लेकिन बड़ा चर्चित नाम है ये प्रश्न पहले भी आ चुका है।
ये जेपीएससी में आया है, यूपीएससी में कहीं पे एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ये। तो इसका ये आंसर इसका हो जाएगा। ये बांध भी नहीं है, पक्षी अभयारण्य भी है और ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका ये लौह अयस्क खनन है। ये लौह अयस्क का खनन, ये माइनिंग सेंटर है किसका? लौह अयस्क का, आयरन ओर का माइनिंग सेंटर है चिरिया। बहुत प्रसिद्ध नाम है ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। जहां तक मुझे याद है यूपीएससी में प्रश्न ये पहले पूछा है, नहीं तो जेपीएससी में तो पक्का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 122, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? ये आने वाला समय में ये प्रश्न जो है प्रासंगिक रहेगा, ठीक है ना। पट्टी सीमा परियोजना आने वाला समय में भी। तो पट्टी सीमा परियोजना जो है ये है कृष्णा कावेरी है, कृष्णा गोदावरी है, कृष्णा महानदी। ये जो है कृष्णा गोदावरी के बीच है। इसका आंसर होगा बी। लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे बोला कि आगे के लिए भी प्रासंगिक रहेगा, इसका मैं चाहता हूं कि आप इसका मैप को आप देखें। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट, चूंकि आप जो है देखने के बाद जो है आप इसको भूल ना पाए। यहां क्लिक करेंगे, कहां करेंगे ये? सर्च करने के लिए यहां पर ना, अब देखिए पट्टी सीमा परियोजना। इसलिए मैंने कहा कि आप इसको देखिए, ये आने वाले समय के लिए भी ये परियोजना जो है आपके लिए मेंस परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं या रिवर इंटर जो नदी जो परियोजना है, ये सारी चीजें जो है, या इरिगेशन के बारे में कहीं कुछ लिखना है तो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए प्रासंगिक होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। मैप तो ओपन हो रहा है, क्योंकि आप भूलिए नहीं, याद रहे। हाँ देखिए पट्टी सीमा परियोजना है। देखिए यहां पर ये जो है गोदावरी रिवर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपको यहाँ पर देखिए गोदावरी रिवर है ये गोदावरी रिवर, ठीक है। इधर में देखिए कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर है ये, ठीक है। दोनों बे ऑफ बंगाल में आकर गिर रही हैं, ठीक है। और यही गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के लिए 174 किलोमीटर लंबी जो है एक लिंक बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है, उस परियोजना का तो नाम है पट्टी सीमा। लेकिन ये जो नहर बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कभी ये रहे। इस नहर का नाम है पोलावरम राइट कैनाल, ठीक है, पोलावरम राइट कैनाल, ठीक है। इसका नाम क्या है? पोलावरम राइट कैनाल। इसको आप ध्यान में रखेंगे आगे फ्यूचर के लिए भी। पट्टी सीमा है लेकिन पोलावरम राइट कैनाल ये 174 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इस पे देखिए बराज पे है, इसमें बराज के भी ध्यान रखेंगे। प्रकाशम बराज है यहाँ पे, एकदम ध्यान रखेंगे इसको। प्रकाशम बराज है और यहाँ पे है धौलेश्वरम बराज। तो धौलेश्वरम बराज किस पे है? गोदावरी पर है। किस पे है? गोदावरी पर। और प्रकाशम बराज किस पे है? कृष्णा पर है। तो कई फैक्ट यहां मिल गए हम लोगों को इन फ्यूचर के लिए। पोलावरम राइट कैनाल, पट्टी सीमा तो है ही, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ती है। कृष्णा पर जो बराज में उसको बोलते हैं प्रकाशम बराज, और गोदावरी पर उसको बोलते हैं धौलेश्वरम बराज, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। तो इसका आंसर हम लोगों ने किया था कब तक आपका क्लियर हो चुका है। गोदावरी और कृष्णा के बीच है, गोदावरी और कृष्णा के बीच बी। आते 124 पे 124 124
124 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में तो पहला ऑप्शन है कि एस्कर क्रूड लोडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। एस्कर के बारे में मैं बता दूं, ये पढ़ाई सारा का सारा पढ़ाया हुआ, क्या इसमें कहा जाए। एस्कर जो होता है, एस्कर टोपोग्राफी मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद ऑप्शन बात करेंगे। देखिए, एस्कर इस प्रकार से टोपोग्राफी बनती है, मालाकार होती है, माला की तरह होती है, इस प्रकार से माला की तरह होती है। जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो पिघलने के बाद अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट को वो जमा करता है, तो सेडिमेंट के साथ साथ कंकड़ पत्थर के साथ बालू और क्ले भी होते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन वो कैसा होता है, रेखीय रूप में होता है। तो ये लगा हुआ कि लकीरें हैं, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। अच्छा, बी कह रहा है कि ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी की असलाकृति को एस्कर, देखिए अंडे की आगे एस्कर क्या होता है बता दूं, सॉरी ड्रमलिन क्या होता है कि ड्रमलिन हिम पिघलने से पहले की जैसा असलाकृति है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सरफेस है, इस प्रकार से बता दूं मैं, अगर ये कोई सरफेस है, सरफेस पे जगह जगह पर इस प्रकार से इनका निक्षेपण होता है, इस प्रकार से जगह जगह पे। तो इससे लगता है कि किसी टोकरी में अंडा रखा हुआ, टोकरी में क्या रखा हुआ है, अंडा रखा हुआ है। उससे हम लोग बोलते हैं अंडे की टोकरी, या इसको बोलते हैं उल्टी नाव की आकृति। तो 3 तो हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब आइए 3, अब सीधे चलते हैं 3 कहाँ कहाँ नहीं है। देखिए 3 इसमें है तो ये आंसर नहीं होगा, 3 इसमें है तो इसमें आंसर नहीं होगा। 1 और 2 बोल रहा है, या 1 और 2 4। अच्छा, तो 4 पे क्या है, जबकि एस्कर ग्लेशियर के धराओं द्वारा निर्मित है। एस्कर अभी बोला कि ग्लेशियर की धराओं द्वारा, ग्लेशियर क्या होती है, पिघलती है तो उनकी धराओं के द्वारा। राइट हो गया। हाँ, बात 2 4 है, 1 2 क्वेश्चन है, शायद 1 या 2 होगा। नहीं, खत्म नहीं है, लगता है खत्म हो गया, ठीक ना। और इसके बाद जो है एस्कर क्या है, ग्लेशियर धराओं निर्मित है। और ड्रेमलिन जो है ग्लेशियर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। अभी जैसे बताया मैंने अभी कि एस्कर क्या होता है, जब हिम पिघलता है तब बनता है, और ड्रमलिन क्या होता है कि हिम पिघलने से जस्ट पहले की आकृति होती है। तो ये भी सही है। तो मतलब कि 1 2 4, 1 2 4 है, 1 2 4, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 125 पे। 125 कह रहा है कि क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये बड़ा एक ट्रेजेडी है भारतीय कोयला के संदर्भ में, लेकिन ये ट्रेजेडी भारत के लिए वरदान भी बन गया है, क्योंकि यहाँ कोयले के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कोयले के संबंध में जो नमी है, वो सारा नमी की क्या हो रहा है, होता क्या, कोल वासिज करते हैं, उसमें से नमी को दहन समाप्त करने के लिए हम उसको ले जाते हैं और उसको हीट पे रखते हैं और उसकी नमी को गायब करते हैं, और उसको हटाते हैं, नमी को हटाते हैं। लेकिन नेचुरली यहाँ पे क्या होगा कि झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के धनबाद स्थान पर, जो धनबाद शहर है, वहां पर नीचे में ही आग लगी हुई है और सारा का सारा वहां पे कंजप्शन हो रहा है। मतलब वहां की आग तो लगा हुआ है, लेकिन उस आग की वजह से क्या हो रहा है कि सारा नमी कोयले का जाता जा रहा है, मतलब गुणवत्ता उसकी बढ़ ही रही है अगर सही प्रकार से बरोबर किया जाए तो कोयले का दहन जो है, तब भूमिगत कोयले का दहन जो है वो होता है झारखंड राज्य में। कहाँ होता है? झारखंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। और झारखंड का जो धनबाद इलाका है, धनबाद इलाका का, धनबाद शहर के ही बाहरी भाग जो है, वहां पे अभी भी जारी है, अभी तक कंटिन्यू है। धनबाद के बाहरी शहर से लोग, जो इलाका है वहां से लोग छोड़ करके कुछ लोग वहां से माइग्रेट भी कर गए हैं। तो ये जो घटना है या परिघटना है या ट्रेजेडी है, वो कहां पर होती है? झारखंड राज्य में। ठीक है, तो आप जितने सारे प्रश्न है, प्रश्न बहुत बढ़िया था। ये ज्योग्राफी वालों को खुश हो सकते हैं कि ज्योग्राफी प्रश्न जो है 22-23 प्रश्न है, खुश होने की बात है, और अच्छा करेंगे।
और कट ऑफ निर्धारित होने वाला आपका जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी से है। बाकी प्रश्न तो बना लेंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में जो बेहतर करेंगे वो सफलता करीब होंगे, और जो यहाँ पे चुकेंगे वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।